हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग के क्लास 12 के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 17 है। और भी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन चल रहा था। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन एक हो गया था पिछले लेक्चर क्लास में। अब हम लोग का जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है अनंत विस्तार। अनंत विस्तार का कोई चालक चादर है, एक समान रूप से आवेशित भी है, उसके निकट या उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज है किसी प्लेन पर, और वो प्लेन क्या है, इन्फिनिटली लार्जर डिस्ट्रीब्यूट है। अब उसकी ड्यूटी हम लोग क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ठीक। और जैसे कंपटीशन में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे वैद्युत फ्लक्स आप लोग पढ़ाए थे। वैद्युत फ्लक्स क्या था, यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ से बद्ध होगा, इनक्लोज सरफेस से अगर कोई मतलब क्या होगा, बद्ध रहेगा, बना हुआ रहेगा, कोई आवेश चार्ज बना रहेगा, तो उस सरफेस से क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स पास होगा। उस बंद पृष्ठ जो क्लोज है, इनक्लोज है सरफेस, उसे क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। लेकिन आप लोग सुनिए, यदि जो सरफेस लिए हुए जिससे आवेश बना हुआ है, यदि आवेश उसके अंदर धन आवेश है, उस सरफेस अगर धन आवेश बना हुआ है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो बाहर की ओर पास होगा। अगर ऋण आवेश है तो उसके अंदर की ओर पास होगा। ये यूपी बोर्ड में थोड़ी क्वेश्चन है, ये तो वाई इंटरव्यू या फिर वन लाइनर्स कोई मतलब जैसे नीट जेईई इसमें क्वेश्चन पूछने वाला है। यूपी बोर्ड में थोड़ी ऐसा आता है क्वेश्चन। यूपी बोर्ड में जैसे टॉपिक आपको दे दिए तो आपको डिविएशन करना है, पूरा डिविएशन कर दिए मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं है। तो आप लोग बता रहे हैं जो छोटी छोटी पॉइंट है, जो लेक्चर दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, हम लोग चलते हैं। हम लोग का टॉपिक जो आज है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता फिर फाइंड करना है हम लोग को। किसे, कोई चादर है, आवेशित चादर है, प्लेन है, कोई यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो आइए इस डायग्राम आप लोग को सबसे पहले समझा दे रहे हैं। डायग्राम देख लीजिए। जिस डायग्राम में आप लोग का है, कोई चादर है जिस पर धन आवेश, देख लीजिए डायग्राम में, जिस पर क्या होता है, प्लस चार्ज क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कि फैले हुए हैं उस पर। अब उससे क्या करते हैं, उस सरफेस से देखिए, उस प्लेन से आर डिस्टेंस पर, एक तरफ दूसरे पहले तरफ देख लीजिए, आर डिस्टेंस क्या है, एक पॉइंट पी है, और दूसरे तरफ भी आर डिस्टेंस पर क्या है, दूसरी पॉइंट पी डैश है। ठीक, इतना तो मिल गया। और फिर अब कल आप लोग यहाँ डायग्राम ऐसे समझा दे रहे हैं, 3D पिक्चर लेकर आपको समझ। देखिए एक क्या है यहाँ, जैसे मतलब क्या होता है, एक प्लेन हो गया, प्लेन में क्या हो गया, ए इससे आर डिस्टेंस एक पॉइंट पी है, और दूसरी तरफ आर डिस्टेंस पर ही एक पॉइंट पी डैश है। अब पी और पी डैश बीच में प्लेन है, पी और पी डैश के बीच की डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस आर, 2r हो जाएगा। इस 2r को लेंथ सपोज करते हुए और ए रेडियस का, ए एरिया का क्या करते हैं, ए एरिया लेकर एक गॉसियन सरफेस का, गॉसियन पृष्ठ का क्या कल्पना कर लेते हैं। और कैसा रहेगा, वो सिलेंड्रिकल शेप का रहेगा। जो गॉसियन है देख लीजिए, उसमें है सिलेंड्रिकल, ऐसे क्या करें, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ठीक, इतना हो गया। तो फर्स्ट पी देखिए, पी पर क्या है, जो वेक्टर ई है, वेक्टर डी ए है, जो उनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी डायरेक्शन सेम है। तो उनके बीच कितना एंगल बनेगा, फॉर्म होगा, सेम है तो कितना, 0 होगा। और जो इस पर है, इस पर भी क्या होगा, वेक्टर ई वेक्टर डी ए कितना बन रहा है एंगल, दोनों अनुदिश हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच कितना होगा, या कह लीजिए पैरेलल है, समांतर है, दोनों के बीच क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और फिर अगर सरफेस, ये देखिए कर्व है, कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस पर अगर कहीं भी ले लें, इस पर क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है तो बदलेगी थोड़ी, क्योंकि जो प्लेन है उस पर धन आवेश है, और आप लोग वैद्युत क्षेत्र क्या एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है, धन आवेश से बाहर और ऋण आवेश में अंदर की ओर होती है। तो धन आवेश प्लेन में धन आवेशित है, इससे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र दिशा इस दिशा में होगी, बाहर की ओर। अगर इस तरफ से देखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगी, इधर होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, यहाँ पर इस दिशा में होगा। और जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, मतलब जो क्षेत्रफल वेक्टर वो क्या होता है, जिस सरफेस का आप क्षेत्रफल वेक्टर निकालेंगे, उस सरफेस का क्षेत्रफल उसके लंबवत बाहर की ओर होगा। तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र दिशा इधर है, और इसका वैद्युत क्षेत्र दिशा इधर है, और क्षेत्रफल वेक्टर इधर है। तो दोनों सरफेस S1 S2 पर देख लिया जाए, दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 0 डिग्री है, कह लीजिए पैरेलल है तो 0 डिग्री बन रहा है। और कर्व पर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र दिशा क्या होगी, अगर ये प्लेन यहाँ है तो यहाँ पर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, और अगर प्लेन की इस साइड में देखें, पी डैश वाले साइड में देखेंगे हम लोग, तो वैद्युत क्षेत्र दिशा इस दिशा में होगी। ठीक है, और हमेशा क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, यहाँ पर ऊपर होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ऊपर दिशा में होगा। तो क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच में कितना कोण बन रहा है, दोनों की 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो आप लोग कितना तो हम समझा दिए डायग्राम से। अब चलते हैं प्रूव करते हैं। डायग्राम में आप लोग को ध्यान दीजिएगा जितना समझाए हुए हैं। ठीक, सबसे पहले डायग्राम बारे हम सपोज कर लेते हैं। सपोज कैसे किया जाता है वो आपको हम बता दे रहे हैं डायग्राम, उसके बाद आपको राइट कर देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट बना लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले देखिए हम लोग सपोज कर ले रहे हैं, माना मतलब क्या होता है, अनंत विस्तार का कोई चादर है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है, और वो भी क्या, धन आवेश प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है।
फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद लिख दिए चादर से, मतलब जो प्लेन है उसके वन साइड मतलब एक दिशा में r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्रता ज्ञात करनी है, तथा r ही दूरी पर दूसरी ओर एक बिंदु P डैश, दूसरी बिंदु P डैश स्थित है तथा P व P डैश के बीच की दूरी 2r है। हो गया इतना। अब करेंगे दूरी 2r तथा ए क्षेत्रफल का कोई गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इतना आपको डायग्राम के बारे में लिखना है, ठीक। तो इसको हम राइट कर दे रहे हैं, उसके बाद प्रूव कराते हैं। समझा तो चुके, सब समझ में भी आएगा, प्रूव करेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई राइट कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, जो आपको डायग्राम बारे में सपोज किए उसको राइट कर दिया। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके बाद जो डिरिवेशन है आप लोग को वो स्टार्ट करते हैं, ठीक। इसे स्टार्ट करिए, जल्दी करिए। अब हम लोग देखिए जो सरफेस है, जो कंडक्टर था, प्लेन था, वो प्लेन के जैसे आवेश घनत्व तो आप लोग बेसिक कुछ गॉस थ्योरम में बता दिए थे, जैसे रेखीय आवेश घनत्व तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ तो पृष्ठीय आवेश घनत्व लगे क्योंकि यहाँ लंबाई चौड़ाई जो प्लेन है उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों है, मतलब एरिया उसके फाइंड होगा, तो इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात होगा। तो हम कह सकते हैं प्लेन का जो पृष्ठ है जो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, जैसे लिख दे रहे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कल सरफेस चार्ज डेंसिटी। आइए चलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, कहते हैं चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, फार्मूला भी पीछे बताया था, Q/A होता है। इसी इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कर दे रहे हैं। और आप लोग ये देखिएगा सरफेस S1, जो सरफेस S1 है और S2 है सरफेस, उससे कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो सरफेस S1 से कितना पास होगा, सरफेस S1 में उनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा का वैल्यू 0 है, cos 0 वैल्यू क्या होता है 1, और S2 पर उसमें भी हो जाएगा cos 0 वैल्यू 1, यहाँ वैल्यू फाइंड होगा। जबकि S3 पर मतलब कर्व पर, जो कर्व सरफेस है उस पर देखा जाए तो कितना हो रहा है, उस पर 90 डिग्री और cos 90 वैल्यू क्या होता है 0 होता है। cos 90 उसमें फ्लक्स कितना होगा कह लिया जाए, इससे वैद्युत फ्लक्स फाइंड होगा और यहाँ से भी वैद्युत फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा ये भी फाइंड होगा। लेकिन जो कर्व लाइन है, कर्व सरफेस है, इससे वैद्युत फ्लक्स कितना पास होगा 0 पास हो रहा है, क्योंकि cos 90 वैल्यू 0 होता है, ठीक। हमें इन्हीं दोनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहे हैं, मिल रहा है, ठीक है। आइए अब इसे हम लोग क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं। S1 व S2 लिख दिया जाता है। अब यही लिख दे रहे हैं आप लोग को। उसके बाद आगे S1 व S2 पर, S1 S2 पर वेक्टर ई और वेक्टर डी ए, वेक्टर वहाँ यस लिखा हुआ है, वेक्टर डी ए नहीं लिखे हुए, वेक्टर डी ए आप लिख लीजिएगा। वेक्टर यस, वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के एक दूसरे के अनुदित हैं, अर्थात थीटा इक्वल टू 0, तथा S3 पर थीटा का वैल्यू कितना है 90 है। वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब cos 90 की वैल्यू 0, जिससे होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। इतना लिख दे रहे हैं हम। देखिए आप लोग कितना राइट कर दिए कि S1 S2 पर जो E और D है उनके बीच कितना एंगल बन रहा है 0, क्योंकि समदिश है, और जबकि S3 क्या है लंबवत है, थीटा वैल्यू 90। तो पूरी कितनी गॉसियन जो पृष्ठ है पूरा, इससे कितना वैद्युत फ्लक्स पास होगा, φ1 φ2 प्लस φ3, तीनों ऐड कर देंगे उसके बराबर होगा। φ1 वैल्यू क्या होगा E.DA, φ2 वैल्यू क्या है E.DA, इतना लिख लेते। φ3 की भी वैल्यू E.DA होगा, क्योंकि सभी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर DA है। इतना लिख लिए। अब आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है E.DA cos थीटा होता है ना, तो इसको हम लिख दे रहे हैं E.DA cos थीटा। थीटा का वैल्यू कितना होगा पहले सरफेस पर 0, cos 0 यहाँ पुट कर दिए। अब ऐसे क्या होगा, इसमें भी दूसरे पर भी कितना बन रहेगा E.DA cos 0 प्लस E.DA, देखिए तीसरे कितना बन रहा है 90 डिग्री cos 90, इतना हो गया आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, cos 0 वैल्यू 1, cos 0 वैल्यू 1, cos 90 वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। आपको यही दोनों वैल्यू मिलेंगे और दोनों सेम है, 2 इंटू करके लिख दे रहे हैं हम। जो फाई इक्वल होगा EA प्लस EA 2A, ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा, ठीक। अब हम फर्स्ट और सेकेंड को मिलाएंगे, लेकिन फर्स्ट या सेकेंड को मिलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं,
देखिए फाई इक्वल टू कितना 2ED है, ये सूक्ष्म के लिए यहाँ डी लगा दीजिए, सॉरी यहाँ आप लोग डी सपोज लगा दीजिएगा ना, ये क्या है सूक्ष्म के लिए। अगर संपूर्ण के लिए निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हम लोग देखेंगे कितना आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखेंगे तो यहाँ फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2E इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब डी ए मतलब टोटल सरफेस, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो टोटल एरिया सपोज किए थे, ए सपोज किए थे, सूक्ष्म क्या था डी ए, टोटल क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गॉस लॉ लगा देते हैं, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या होता है, फाई इक्वल टू कितना हो जाता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, क्यू अपान एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर कितना, इसको हम सेकेंड कर दे रहे हैं, इसको हम थर्ड कर दे रहे हैं। अब सेकेंड और थर्ड को आप लोग यूज कर लीजिए, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से लिख दे रहे हैं, ये हिंदी इंग्लिश दोनों कर दे रहे हैं। फ्रॉम टू इक्वेशन से लेकर 2 और 3 से कितना हो जाएगा आपका 2EA, मतलब इसका वैल्यू Q को फाई E का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए लाकर, 2EA इक्वल टू कितना हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका Q अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो 2A है ये ट्रांसफर हो जाएगा इस तरफ डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर है इस तरफ, इधर क्या होगा डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये इतना आ गया। अब हम क्या करें, इससे 4 सपोज करें। अब इक्वेशन 1 क्या था आप लोग देख लीजिए, इक्वेशन 1 में था Q अपान ए था, सिग्मा इक्वल टू Q वैल्यू क्या होगा सिग्मा ए, Q वैल्यू यहाँ लाकर पुट कर दीजिए, समीकरण 1 व 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा Q वैल्यू क्या होगा सिग्मा ए अपन कितना हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू आपका आ गया कितना ए से कैंसिल सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही हम लोग को प्रूव करना था, ठीक, हम लोग के प्रूफ हो गया। आप लोग इसे अभी हट जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। अब हम लोग का थर्ड एप्लीकेशन एक बचा हुआ है आपका गोली वलय जो है कोष, जिसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल सेल, ठीक। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर क्लास में गोली कोष के साथ, ओके। जय हिंद, वंदे मातरम।